नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मोदी की राजनीति। जब इतिहास के पन्नों में मोदी की राजनीति लिखी जाएगी तो उसको दो भागों में बांटा जाएगा। एक 2014 से 24 और दूसरा 2024 के बाद का। 2014 से 24 की अगर हम बात करें सौरभ, तो कुछ एक बहुत सारे ऐसे हैं जो अब हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं। जैसे एक तो डिफेंस में खेलते थे, बैकफुट पे खेलते थे, गांधी को टारगेट नहीं करते थे, बांग्लादेशियों के बारे में ज्यादा नहीं बोलते थे, रशिया यूक्रेन के साथ और रशिया के साथ में यूएस के साथ में ताल से ताल मिलाकर चलते थे, पर बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होते थे अगर मैं बात करूं, ठीक है। और सबकी सुनते थे, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म और वो सब पे नहीं उतरते थे, एक नपी तुली लाइन के साथ चलते थे। लोगों को खुश करने में ज्यादा बिजी थे, लोगों का विश्वास जीतने में ज्यादा बिजी थे। तो जो ये परिवारवाद की राजनीति थी उसको ध्वस्त करने में लगे हुए थे। आज जब हम बात करते हैं मुलायम सिंह यादव की, अखिलेश यादव की, तो क्या है परिवारवाद? एम के स्टालिन, ये उनके बाद उनके बेटे जूनियर दयानिधि और बाकी सब लोग जो पूरी फैमिली है वो भी परिवारवाद। इस तरीके से ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, तो परिवारवाद एक किया। करप्शन के पीछे पड़े हुए थे, इस तरीके की सीबीआई, ईडी और इन सारी एजेंसीज की लॉटरी लग गई मेरे ख्याल से। अब तो वो उस पे एसप्री पे कि और कितने ऑफिसर्स को हायर करें कि और पैसे की निकाले जा सके कि कहाँ कहाँ इन लोगों ने दबा के रखे। सो दिस 2014 टू 2024 was marked by many many, मैं बोलूँ कि फाउंडेशन ले कर रहे थे, पूरा फाउंडेशन तैयार किया उन्होंने। अब बहुत सारी स्कीम्स लेकर आए, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री पेयजल योजना, इस तरीके की आयुष योजना, आयुष्मान भारत योजना, बहुत स्कीम्स लेकर आए, जिससे जनता का उनके ऊपर विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। आज की डेट में अगर राहुल गांधी कुतुब मीनार पर चढ़कर या माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर ये बोले कि मैं आपको हर महीने 1,000 रुपए दूंगा, लाख रुपए दूंगा, जितने भी बोल दूंगा, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी एक छोटे से पोडियम से बोल रहे हैं कि भाई हर महीने में आपको 2,000 दूंगा, जनता पूरी इधर मोदी जी की। क्यों? क्योंकि विश्वास जीता है उन्होंने, वो करके दिखाया, वो कर्म योगी है। नाउ विद दैट, बट अब राजनीति बदल गई है। हियर इज द ट्विस्ट। 2024 के बाद में जो नरेंद्र मोदी जी ने मैं ये बोलूंगी डिफेंस को छोड़ के ऑफेंस पे आए हैं, ये देखने वाली बात है। एंड दिस ऑफेंस वी आर लाइकिंग इट। हम इसी का इंतजार कर रहे थे कि ये ऑफेंसिव फॉर्म कब आएगा। पर देखिए, जनता को अपने साथ लेना बहुत जरूरी है, जनता का विश्वास होना जरूरी है कि जब उनको पता हो कि हम आगे चलकर ये कदम लेने वाले हैं, तो वो आपके साथ खड़े हो, वो आपको अपोज ना करें। और इसमें समय लगता है, 10 साल लग गए। सौरभ, ओवर टू यू जी। देखिए कैसे होता है। नरेंद्र मोदी की छवि दो प्रकार की है। एक प्रकार की छवि जो है वो, और उसमें गुजरात दंगों का बहुत बड़ा हाथ था। एक छवि ऐसी है कि जिनको लगता है कि इंसान बुरा नहीं है, गुजरात में गोधरा हो या आगे दंगे हो, जो हुआ बुरा हो, पर ये इंसान बुरा नहीं है। और कुछ लिबरल लोगों को लगता है कि इन्होंने गुजरात में मुसलमानों को अपनी जगह दिखा दी, इसलिए इनको पब्लिक इतना, हिंदू पब्लिक इतना प्यार करती है। सिंपल, ये सिंपल है। तो यहां पॉलिटिक्स नहीं किया। इनके साथ क्या किया देखिए। अब अगस्ता वेस्टलैंड हो, आप उनकी बात कर रही हो, या फिर आप अगर हेराल्ड की, नेशनल हेराल्ड की बात कर रही हो, ओके, इफ यू रिमेंबर वो अजरली हम लोग कहते हैं, एसोसिएट जर्नल लिमिटेड एंड ऑल, इनकी अगर बात करें, या फिर यंग इंडिया वगैरह वगैरह, ये जो मैटर्स आज कोर्ट में चालू है ना, जहां राहुल जी और सोनिया जी जमानत पे अपाहर है, उस मैटर में इन्होंने एक काम किया नींव रखने की तौर पे, उन्होंने ये कर दिया उनके साथ। ये मतलब जो अगर कोई शस्त्र लगाना है ना, तो यहां ऐसे लगा दिया। आपकी अगर मुंडी हिलेगी ना तो यहां घुसेगा, पर उतना ही लगाया, घुसाया नहीं पर लगा के रख दिया। सौरभ, अगर आपने नोटिस किया हो, 2014 से लेके 2024 के बीच में राहुल गांधी को उन्होंने लाकर पूरा एक्सपोज कर दिया। मतलब नाम पड़ गए, पप्पू, चाइना के साथ कनेक्शन, आपका, आप किस तरीके से सोरास गैंग से मिल रहे हो, मतलब जग जाहिर कर दिया। अब उसका सेकंड फेज शुरू हो गया है। अब खुद कांग्रेसी चाहते हैं कि ये संन्यास ले लें बहुत जल्दी, तो हम बचे रहें। लोग हाथ जोड़कर बोलते हैं आप रैली कर रहे हैं, मत आइएगा प्लीज। जी हाँ, सर। यस यस यस, मतलब दो चीजें हैं। उनको कहा जाता है कि रैली करना मत करने मत आइएगा। मतलब अगर मोदी जी का अगर सबसे बड़ा शस्त्र कोई रहेगा ना, या मोदी जी का सबसे बड़ा, अगर मोदी जी के लिए ऊपर वाले ने कोई सबसे बड़ा ब्लेसिंग रखा रहेगा ना, तो उनको राहुल गांधी जी के रूप में एक अपोनेंट दे दिया है। तो कहीं ना कहीं वो जहां जाते हैं वो बीजेपी का काम आसान कर देते, खुद का काम तमाम कर देते हैं। वो तो उनके साथ होता ही है। तो महाराष्ट्र में इनकी 4 रैली हुई थी,
तो होता ऐसे है कि इनका कोई फायदा नहीं है, एक मैसेज संगठन तक पहुंचता है और वही इनके जो चेले चपाटे चमचे जो है इनके, ये कहते हैं कि उन्होंने तो कोई ध्यान ही नहीं दिया था। तो अगर महाराष्ट्र में अगर इनके खिलाफ मतलब ये ऐसे नतीजे आए चुनाव के, तो इनको क्यों दोष दें। तो यही ना कहीं इनका कांग्रेस के साथ जो नाता रिश्ता है वो अगर टूट गया है। इसकी शुरुआत अगर आप देखोगे, वो 13 लोगों ने जो भेजा था लेटर, वहीं से इनकी शुरुआत हुई थी। इनफैक्ट योगेंद्र यादव ने कहा था कांग्रेस मस्ट डाई एंड राहुल गांधी शुड स्टार्ट फ्रॉम द पंचायत लेवल और जिला परिषद लेवल, ये कहा था। इसको क्योंकि इसको मैं काउंटर कर रही हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राहुल, ही मस्ट डाई सो दैट दे स्टार्ट फ्रॉम द पंचायत लेवल। नरेंद्र मोदी जी खुद आकर बोलकर गए, उनकी पार्टी के लोग अब सीधे सीधे बोल रहे हैं दे वांट अ गुड ऑपोजिशन बट नॉट द गांधीज। इसका मतलब क्या है कि गांधीज को कांग्रेस से, जैसे बोलते हैं ना, दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देना। और हाँ, कांग्रेसियों को भी ये चीज अब समझ में आ रही है दैट गांधीज हैव बिकम एंटी नेशनल। गांधीज गलत डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। मोदी विरोध करते करते देश विरोध पर उतर आए ये लोग जी। हाँ, मोदी विरोध करते करते देश विरोध पे ही उतर आता है। मतलब इनका इनका अगर ठीक से देखोगे ना मैडम जी, तो इनका सूक्ष्म तरीके से इनका जो विरोध है, वो ब्राह्मण विरोध या ऊंची जाति, तथाकथित ऊंची जातियों का विरोध से ये शुरू होते हैं, फिर ये हिंदू विरोध तक पहुंचते, हिंदू विरोध से पहुंचते पहुंचते देश विरोध तक पहुंचते। पहले 20 साल लगते थे इस जर्नी के लिए, अब 3 या 4 साल भी काफी होते हैं इस जर्नी के लिए। तो ये लोग एंटी नेशनल ही हो जाते हैं पूरी पूरी तरह से। सो हमारा कहने का मतलब यही है कि गांधी परिवार हो, उनमें उन परिवार के तीनों सदस्य हो, इनका और कहीं न कहीं कांग्रेस का एक नाता रिश्ता है जो तोड़ने की बात चल रही है, क्योंकि कहीं न कहीं इनको पता चलेगा, जब तक ये परिवार सत्ता में तब तक कुछ नहीं। मतलब मैं पर्सनल लेवल पे अगर किसी को बोलूँ, किसी, क्योंकि देखिए प्रवक्ता के तौर पे जब लोग हमसे मिलते हैं और हम किसी डिबेट में जाते हैं, तो आउट ऑफ द डिबेट ब्रेक में हो या फिर डिबेट की बात हो, हम एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो हमें हमें कहा जाता है, कम से कम भाई आपका आपका नसीब तो अच्छा है कि आप किसी होशियार और तेज तर्रार आदमी की वकालत कर रहे हो। हमें तो ऐसे लोगों की वकालत करती है जो कुछ काम के है नहीं, कोई निठल्ले बैठे हैं करके। यही होता है इनके साथ, और ये मैसेज जो है ना, ये सभी जगह पहुंचता है। तो आज आप देखोगे तो गांधी वर्सेस कांग्रेस और कांग्रेस वर्सेस इंडिया अलायंस, ये कहीं ना कहीं एक संघर्ष आने वाली काल में शुरू होने वाला है। 4.5 साल अगर इसको तेज तरह रख दिया, तो शायद 2029 के लिए फिर एक बार मोदी जी के लिए केक वॉक बन सकता है। बिल्कुल सही। सो पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया है इस गांधीज वर्सेस कांग्रेस वर्सेस इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस ममता बनर्जी, लालू यादव, सभी के सभी ने बोला भैया ऐसा है, ये इनको निकालो। कांग्रेस खुद बोल रही है भैया निकलो। सो अब नाउ द थिंग इज इट इज वेरी इजी फॉर प्रियंका टू टेक ओवर द कांग्रेस व्हेनेवर शी वांट्स, बट प्रियंका भी जल्दी एक्सपोज होंगी क्योंकि पार्लियामेंट में है वो कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है। दादी जी की नाक है पर क्या दादी जी वाली बुद्धि है, वो सब आएगा पार्लियामेंट के अंदर। मूव करते हैं सेकेंड पॉइंट पर। आ, पूरे 10 साल 2014 से लेकर 2024 तक सबका साथ सबका विश्वास के नारे पर चले। अब वो उल्टा मार गए हैं। मतलब अब उस नारे को उन्होंने एक डब्बे में डालकर समुद्र में फेंक दिया है जी। देखिए, 2 चीज़ें हैं। मतलब एक, भाजपा ने जो लोकसभा में पसमंदा-पसमंदा की बात की ना, वो फ्लॉप था, सुपर फ्लॉप था। मतलब आप ठीक से देखोगे, जब योजनाएँ आती हैं, इन योजनाओं के तहत जब किसी को इसका लाभ होता है, तो वो योजना का लाभ किसी का आधार कार्ड पे या फिर किसी और डॉक्यूमेंट्स पे नाम देख के या फिर उसकी जाति, उसका धर्म देख के नहीं होता। तो योजनाओं का लाभ लेने के लिए सारे सेक्युलर रह जाते हैं, आगे आ जाते हैं। मतलब सारे आ जाते हैं अक्रॉस ऑल द रिलीजन्स। बट व्हेन इट कम्स टू वोट, ये लोग अपने मौलाना की सुनते हैं, ये लोग मस्जिदों के फतवाओं की सुनते हैं। ये बात भी उतनी सच है मैडम जी। मतलब ऐसे फतवे जो है वो महाराष्ट्र में दिए गए थे, और बहुत ऐसी जगह है कि अगर लोकसभा में अगर 6 विधानसभा मतदार संघ है, तो 5 में जो लीड मिल रहा है वो अपने महायुति को मिल रहा है, और एक जो मतदार संघ है जो मुस्लिम डोमिनेंट है, वो पूरा का पूरा लीड धो के महाअघाड़ी के प्रत्याशी को 5,000 मतों से जितवा रहा है। ये बात तो उज्जवल निकम जी के साथ हुई, उनके बाद ये फिर पंकजा मुंडे जी के साथ बात हुई, ये भामरे जी हैं उनके साथ बात हुई। तो महाराष्ट्र में ऐसा हुआ। इसका मतलब क्या, कहीं न कहीं एक संगठित तरीके से गुस्सा जो है वो इन्होंने भाजपा पे निकाला। मेरे ख्याल से बहुत बार ऐसे भी हुआ था कि अभी फैजाबाद में देखिए, फैजाबाद में जब भाजपा का आदमी जब हार जाता है, तो कितने बड़े लेवल पे वहां का संगठित जनमत है किसी एक मजहब का, वो भाजपा के खिलाफ है, ये हमें दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं पसमंदा बहुत हो गया। उसके बाद योजनाएं
जो चालू है वो बहुत हो जाएगी, पर जाके उनको मनाना ये मोदी जी से नहीं होगा, क्योंकि इनकी अपेक्षा क्या है पता है? इनकी अपेक्षा बहुत सीधी है, मैं इनकी लोगों की बात कर रहा हूँ, मज़हब की बात कर रहा हूँ। बहुत सीधी-सादी अपेक्षा है, हमको खाना मत दो, हमको शिक्षा मत दो, हमको आप बिना बिजली दो, हमको पानी मत दो, हमको घर मत दो, हमको कुछ मत दो, हमको सिर्फ़ प्रिमिटिव रख दो, सिर्फ़ बाबू सोना करके हमें हमारे रिलिजन को सँभालो, हमारे मौलानाओं की जो दाढ़ी है उसे खुजवा लो और मौलाना जब हम कहेंगे, वही हम करेंगे, ये ही इनकी मेंटालिटी दिखाई देती है। क्योंकि जिस तरीके से मौलानाओं के साथ इनका बर्ताव चलता है, देखिए आज भी मोदी जी की छवि क्या है पता है? मुस्लिम टोपी पहनने के लिए उन्होंने नकार दिया। इनकी अपेक्षा है कि ये क्यों नहीं करते? जाके हमारे साथ बात क्यों नहीं करते? जाके हमारे हमसे प्यार क्यों नहीं करते? जो आदमी आपको शिक्षा देता है, मतलब मैडम जी यूपी में योगी आदित्यनाथ के ज़माने में थोड़ा कोर्ट का भी एक उसके पीछे बाम्बू था वैसे, और थोड़ा बहुत सरकार ने भी किया। यूपी में यू वोंट बिलीव, मदरसे से जिन्होंने 10वीं पास की है, मदरसे से, उन लोगों को भी यूपी में पुलिस की भर्ती में प्राधान्य मिलेगा, प्रेफ़रेंस मिलेगा। ये कायदा यूपी में हो चुका है, जहाँ योगी आदित्यनाथ है यूपी के सीएम, और ये होने के बाद भी, इतना भाव देने के बाद भी, तो अगर आप मज़हब के नाम ये तो पास्ट में हो गया सौरभ, अगर मैं बोलूं तो ये पास्ट में हो गया। पर अब मैं प्रेजेंट में ले आती हूँ। ये तो पीछे वही तो है सबको ना, यही तो सबको नींव घर रखी ना। देना, पानी देना, दवा देना, बिजली देना, हाँ, वक़्त उस पे हज पे भेजना। हज कैंसल किया है ना आप भैया, आप 65 साल के हो और आप एक बार हज जा चुके हो, तो अब आपको दोबारा हज जाने का मौका नहीं मिलेगा। एक बार हो गया, बहुत हो गया। सरकार के खर्चे एक ही बार जा सकते हो। बार-बार जाना है, अपने पैसे खर्च करो, निकलो, अपने पैसे बचाओ, सही राइट? बात है। अब जो हो रेगुलराइज़ गया, कर अब दिया था। वक़्फ पे काम करना शुरू किया, हाँ, पार्लियामेंट के अंदर से। सो दिस हाँ, इज़ द न्यू वन। उसके बाद एग्ज़ैक्टली। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। जी। यही तो हुआ है, क्योंकि जो 10 साल में एक्सपीरियंस आया कि ये लोग अपने नहीं हो सकते, तो हम भी इनके ज़्यादा होने की ज़रूरत है नहीं। और ज़्यादा हुआ मतलब मोदी जी ने ये नहीं कहा कि आ जाओ हमें वोट दे दो करके, पर थोड़ा बहुत तो उनको मनाने की कोशिश की, वो नहीं हुआ। कांसेप्ट यही है कि आज जो आपको बदले-बदले तेवर जो मिल रहे हैं ना, वो एक सामान्य हिंदुओं का हुंकार है। थोड़े से वो भी नाराज़ थे, क्योंकि जिस तरीके से एक देवेंद्र फडणवीस जी ने खुल्लम-खुल्ला उसे वोट जिहाद कहा था। तो वो जो हुआ उसका कहीं न कहीं रिपरकशन है। सामान्य हिंदुओं के मन में जो उनको जो चाहिए था, वही हो रहा है, ऐसा है। मतलब ना इनके बैरी बनने की ज़रूरत नहीं है। इनके इनके साथ कोई दुश्मनी रखने की ज़रूरत नहीं है, पर इनको बहुत ज़्यादा प्यार करने की ज़रूरत नहीं है। जो रेगुलराइज़ करना चाहो रेगुलराइज़ करो। मतलब मैं तो अभी कहता हूँ, रोहिंग्या के खिलाफ भी इतनी सख्त कार्रवाई हो चुकी है। पुणे में पुणे में 4 रोहिंग्याओं को पकड़ा गया। आप रोहिंग्याओं की बात बांग्लादेश में कर रही हो, मतलब आप नहीं, कोई और कर रहा है। पुणे में 4 रोहिंग्याओं को पकड़ा गया। उसमें से एक बंदे ने ₹500 देके अपना आधार कार्ड बनवाया था। तो ये जो था बंदा, इसका नाम था मुज़म्मल मोहम्मद आमिर खान, और इसने म्यांमार में पहले इस्लामिक संस्था में मौलाना का कोर्स कंप्लीट किया था। ये अपनी बेटियों के साथ फिर बांग्लादेश आया। ब ग बे द दो प पत्नी और 2 बेटियों के साथ बांग्लादेश आया। रिफ्यूज कैंप में गया, उसको वहाँ कुछ काम करना था, वो काम उसको नहीं मिला। उसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली, और उसके बाद फिर उसने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके कलकत्ता में आया। कलकत्ता में आया रेलवे, और उसके बाद वहाँ भी जब कुछ काम नहीं मिला, ये कलकत्ता से प रेलवे पकड़ के पुणे में आया, और उसके बाद एक जगह में ये काम करने लगा। ₹500 देके उसने आधार कार्ड बनवा के खुद के लिए और खुद की वाइफ के लिए पासपोर्ट भी बनवाया। ये उससे मिला। इसका मतलब है कहीं न कहीं भिवंडी में जो एजेंट है, और भिवंडी में एजेंट है, ये इनके लिए काम करने लगे। अब ये मौलाना है, ये कोई इसी नाम का आदमी है, इसके लिए एजेंट काम करने लगे। कौन है वो एजेंट? इन्होंने इसके ठीक से कागज़ात तो देखे क्या? इन्होंने प प इसका आधार कार्ड बनवा के या आधार कार्ड लेके ये बंदा गया। मतलब कौन है इस एक आदमी के लिए 4 लोग काम करने वाले? कहीं क्या किस तरीके का नेक्सस है? चलो ये आदमी मैं कहता हूँ रोज़गार के लिए आया, पर ऐसे ही कोई आता है तो रोज़गार के लिए, दहशतवाद के लिए भी आ सकता है। मतलब किस तरीके से है, मज़हब को पकड़ के किस तरीके से आप ये काम कर रहे हो। डीप स्टेट की बात करते हैं। डीप स्टेट होता क्या है? डीप स्टेट यहीं से तो बनते हैं ना, यही बाद में स्लीपर सेल भी बनते हैं ना। ये यहाँ रहते हैं सालों के लिए, कुछ पता नहीं चलता, ये डीप रहते हैं और ये स्लीपर सेल रहते हैं। स्लीपर मतलब पैर की स्लीपर नहीं, स्लीपिंग कैटेगरी के रहते हैं। जब इनको कहा जाए, ये लोग उठते हैं, अपनी लड़ाई शुरू करते हैं, और फिर एक बार गुमसुम हो जाते हैं, या फिर फिर शहीद हो जाते हैं। यही इनका काम रहता है। तो कहीं न कहीं इनके बारे में एक सख्त रवैया अपनाना बहुत ज़रूरी था। मेरे ख़्याल से केंद्र सरकार के लेवल पे वो हो रहा है, और वो होना पड़ेगा।
ये बहुत बड़े लेवल पे क्या उसे बहुत बड़े लेवल पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। पर मैं ये कहूँगी 2014 से 2024 तक मुस्लिमों का विश्वास जीतने की कोशिश की, नहीं हुआ। बट उन्होंने ये भी देखा कि भई अब हमारी जनता, जो हमारी कोर वोटर है, वो अब हमसे नाराज़ हो रही है, तो फाइनली उनको समझ में आया और वो अब उनके साथ खड़े हुए हैं। वक़्फ़ को लेकर आना, वक़्फ़ के ऊपर डिस्कशन होना, जेपीसी बनना और पूरा मुआयना होना, सर्वेज़ होना और उसी के चलते आज यहाँ पे 100 एकड़, वहाँ 500 एकड़, वहाँ पे 400 एकड़, जिस तरीके से वो बोलते हैं ना, समुद्र मंथन चल रहा है, पहले विष निकलेगा। तो जिस तरीके से ये एक्सपोज हो रहे हैं, जिस तरीके से इनकी असलियत सामने आ रही है, वो शुरू हुआ एंड थैंक्स टू द गवर्नमेंट तभी ये हुआ, अदरवाइज ये अभी नहीं आते। ये धीरे-धीरे चुप, जैसे ना चोरी करते जा रहे थे अभी तक, ये उसी पे रहते हैं। अगर वफ़्क़ का जेपीसी और ये सब डेवलपमेंट्स नहीं होती, तो अभी भी ये चुपचाप चोरी कर रहे होते, बट अब खुल्लम खुल्ला आ गए। दे बीन फोर्स्ड टू कम आउट एक्चुअली, एंड द सोशल मीडिया एंड द मेन स्ट्रीम मीडिया हैज टेकन अप द मैटर वेरी वेरी स्ट्रांगली। इन्फिल्ट्रेटर्स को निकालने पे धीरे धीरे अच्छा खासा काम कर दिया इस गवर्नमेंट ने। जहां देखो वही न्यूज आती है। अभी जैसे मैं परसों की न्यूज शेयर कर रही हूँ, छत्तीसगढ़ में 500 बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स फ्रॉम बस्तर, 350 फ्रॉम कावरदा सेंट बैक। होम मिनिस्टर गोज टू डिपोर्ट इलीगल इमिग्रेंट्स। ये आप हर स्टेट से देखेंगे। महाराष्ट्र में अभी न्यूज आ रही है, हमारे पास यूपी से न्यूज आई है, हमारे पास जम्मू से न्यूज आई है, छत्तीसगढ़ वाली न्यूज सामने इस तरीके से चल रही है। अच्छा, दूसरा एक जो हमने जिसके ऊपर काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट डिस्कशन होनी थी, जब बात लोकसभा इलेक्शंस की हो रही थी, तो एक से एक बयान आ रहे थे। जैसे मंगलसूत्र को लेकर एक बयान आया मोदी जी का। ये तो इतना एग्रेसिव फॉर्म हमने मंगलसूत्र इस तरीके के कभी देखा नहीं। जी सौरभ। हाँ, मतलब ये फ़ॉर्म तो देखा ही नहीं और उन्होंने सीधे-सीधे ये भी कह दिया था कि आपके पास आपका कुछ नहीं रहेगा और वो सब कुछ आपसे लेके ये मुसलमानों में बाँट देंगे। मतलब इसके देखिए ये सैम पित्रोदा ने इसकी बात की थी, ऐसा प्रॉपर्टी लॉ आना चाहिए करके। और वही वो राहुल जी जिसकी जितनी जनसंख्या उसका उतना हक संपत्ति पे, ये कहते थे राहुल जी। तो ये तो बहुत ही मतलब क्या उसे कहें, मतलब राहुल जी के बारे में तो मैं अलौकिक बुद्धिमत्ता कहें वो। अब सैम पित्रोदा ने ये कहा कि यूएस में ऐसा कायदा है प्रॉपर्टी लॉ कि अमीरों की संपत्ति लेके वो गरीबों में बाँट दी जाती है। पर यूएस के बहुत कम स्टेट्स में ऐसा है और उसके बहुत सारे अलग-अलग उसके डायमेंशंस हैं। कभी अगर वक़्त मिले तो मैं उसकी बात बता दूँ कि कैसे उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। सीधे-सीधे लेके उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। सैम पित्रोदा जो कभी इलेक्शंस को खड़े नहीं होते, सीधा-सीधा उन्होंने कह दिया कि इंडिया में ऐसा लॉ हम लाने की कोशिश करेंगे। कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता हो या कोई नेता हो, इसे नकारने के, डिनाय करने की कोशिश में नहीं पड़ा। तब जाके उसका बहुत बड़ा मुद्दा हुआ और तब जाके मोदी जी ने ये कहा था कि आपका मंगलसूत्र भी आपसे छीना जाएगा और उसको मुसलमानों में बाँट दिया जाएगा। मेरे ख्याल से राजस्थान में वो रैली चल रही थी, तो वहाँ वो बोल के गए। कहीं न कहीं ये जो चीज़ें हैं, ये इनके जो बदले-बदले तेवर दिख रहे हैं और इतनी जो तीखी बात थी, उन्होंने एक बार तो ये तीखी बात उन्होंने बहुत सटली की थी, नाम नहीं लिया था। सीएए के खिलाफ आंदोलन में वो कहा था, देख रहे हैं ना हम कि कौन आंदोलन कर रहे हैं, उनके कपड़ों से पता चल रहा है कि आंदोलन कौन कर रहा है करके। ओके। और ये लोग भी इतने बदनसीब है ना मैडम जी कि इनके नेता कहते हैं कि अगर ये मोदी कहते हैं ना कि आंदोलन के लोकारी कपड़ों से पहचाने जाते हैं, तो बाकी जो हिंदू आंदोलनकारी लड़कियां हैं उन्होंने भी बुर्का पहनना शुरू करना चाहिए। इन्होंने ये नहीं कहा कि बुर्का उठा के फेंक दो, उन्होंने ये कहा कि हिंदू लड़कियों भी बुर्का पहनो। ये इनकी मेंटालिटी है। तो कहीं ना कहीं फिर ये आज हमें देखना पड़ता है कि कहीं ना कहीं ये लोग, इनके नेता लोग कोई सुधरने वाले हैं नहीं और इनको अंधेरे में ही पकड़ के लेके जाएंगे। ये बात तब हुई थी और उसके बाद जी। इसका जो अंक है दूसरा इसमें 2024 से शुरू हुआ। और इस पे सौरभ, जो लोगों को नहीं पता है, जो मंगलसूत्र की बात हुई थी, लोगों को ये समझ नहीं आया था मंगलसूत्र की बात क्यों हुई थी। मैं इस पे थोड़ा-सा 2 मिनट लेकर समझाना चाहूँगी। भारत में अगर पूरी दुनिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा सोना जो है वो है भारत में, हमारे घरों में और हमारे मंदिरों में। इन लोगों की नज़र हमेशा हमारे मंदिरों में छुपे हुए सोने की तरफ रही है। ये जो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, ये किस जनता को नहीं समझ में आया। उन लोगों ने कनेक्ट किया इंडस्ट्रीज से, बिजनेस पीपल से, जैसे महिंद्राज ने एंड टाटाज एंड रिलायंस एंड अंबानीज, ये सबसे कनेक्ट किया कि क्या ये अपना वेल्थ देंगे। बाकियों की तो छोड़िए, क्या राहुल गांधी अपने घर से पैसा निकालेंगे? दे आर वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज अक्रॉस द वर्ल्ड, चाहे तो पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट खरीद ले, नहीं देंगे। द एजेंडा एंड द ऑब्जेक्टिव वाज टारगेटिंग द गोल्ड इन द टेम्पल्स। कम से कम 30,000 टन
भारत की सिर्फ मंदिरों के अंदर है, घरों की बात भूल जाइए। क्योंकि हम लोग हमेशा से, अब जैसे मैं ही हूँ, मतलब मैं जब भी कुछ कोई फंक्शन होता है तो मेरा ये होता है कि मैं जाके छोटा सा सोने का कुछ भी खरीद कर ले आऊं, क्योंकि ये हमेशा रहेगा। कपड़े आएंगे चले जाएंगे, आपके चप्पल, बाकी दिस अ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आई वुड से, ये कहीं नहीं जाता है। लोगों को ये बात समझ नहीं आई थी। ये जो उन्होंने बोला था ना मंगलसूत्र खींच लेंगे, बेसिकली उनका ये था कि अगर आप जाएंगे, जब ब्रिटिशर्स के टाइम पर जाएंगे, तो वो टैक्स लगा लगा कर आपसे सोना सारा ले लेते थे। घरों से, परिवारों से, कितनी मुगलों ने सोना लूटा है, महिलाओं के सोने लूटे हैं, घरों की महिलाओं के कंगन और बाकी चीजें उतरवाई हैं, लगान के नाम पर उतरवाई हैं, कभी जजिया के नाम पर उतरवाई हैं, अलग अलग टर्म से निकलवाई हैं। पर पैसे, वो सोना चुराया गया, खींचा गया, नोचा गया। बाय द वे व्यूअर्स के लिए एक चीज और बता दूं, थोड़ा साइड टॉपिक हो गया। भारत से लूटे हुए सोने के ऊपर ही है जो आज 5 कंट्रीज अपने आप को डेवलप कंट्रीज बता देती हूँ। यूके, हाँ, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड यूके, ये 5 कंट्रीज जो बढ़ी है ना, जिनको फेमस 5 बोलते हैं, ये भारत से लूटे हुए माल पर ही गई हैं, भारत के लूटे हुए सोने और पैसे पे ही डेवलप की है। कमिंग बैक, तो इन्होंने जो मंगलसूत्र का दिया था वो इसलिए दिया था बिकॉज राहुल की नजर जो है, दैट इज ऑन दैट गोल्ड विच इज इन द टेम्पल्स। अब देखिए ना डीएमके क्या कर रही है, वहां के मंदिरों से चुपचाप सोना निकाल कर पिघलाकर उनको मार्केट में बेच रहे हैं पैसे के लिए। तभी वो पॉइंट लेकर आए थे। कभी भी गांधी को टारगेट नहीं किया है। एक चीज और सौरभ, आई विल कम बैक टू द गांधी वाला पॉइंट अगेन। अब तक जो जो बनाया जाता था दैट वाज ऑल अबाउट राहुल गांधी। सोनिया गांधी को कभी टच नहीं किया जाता था, शी इज अनटचेबल। मतलब वो एक ऐसी महिला है जो इतनी पावरफुल है, इतनी वो है कि उनको हाथ नहीं लगाया जाता है। अब इन्होंने स्ट्रैटेजी चेंज की है। पिछले 6 महीने से देख लीजिए, लगातार बार बार अगर किसी पे टारगेट हो रहा है, दैट इज नोबडी एल्स देन सोनिया माता। अब ये जो सोरोस वाला मुद्दा निकल कर आया है, इसमें राहुल को नहीं इन्वॉल्व किया जा रहा है, इसमें सोनिया के ऊपर टारगेट है। जी सौरभ। और ये सोना मंदिरों में आया तो मंदिरों ने किसी ने छीना नहीं था ये, ज़बरदस्ती उठा नहीं था किसी ने। आज भी एक परंपरा है भारत में, कितने सारे जो उद्योजक हैं, क्योंकि मैं वकील हूँ, तो बहुत सारे लोग आते हैं कि जो जिन्हें अपना बिज़नेस शुरू करना है, तो प्राइमरी तौर पे सलाह-मशवरे के लिए हमारे साथ आते हैं। तो उनका ये कहना होता है कि एक कोई मंदिर का भगवान है, कोई भी, वो खाटू श्याम जी हो या फिर कोई और हो, उनको भी इन्हें अपनी कंपनी में एक डायरेक्टर बनाना है। भारत का जो कानून है वो आपको उस भगवान को मंदिर में एक डायरेक्टर बनाने की सहूलियत देता है, क्योंकि भगवान इज़ एन एंटिटी, डेटी। और वो डेटी के पास आप जब कोई शेयर्स दोगे तो 1% वगैरह दोगे, तो उनको उनको उस डेटी को कोई निर्णय लेने की क्षमता नहीं रहेगी। निर्णय तो जीते जागते इंसान है वो लेंगे। तो क्या होता है, पर उसके हिसाब से फिर ये लोग जब शेयर होल्डर बनते हैं, तब कहीं ना कहीं बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट भी मंदिरों में जाता है। फिर शिरडी के साईं बाबा हो या कि कोई और हो, कितने लोग ऐसे भी है कि मेरा जो साल का पूरा जो पैसा है, उसका 3% पैसा मैं किसी मठ में दूँगा या फिर मैं किसी मंदिर को दूँगा। यहाँ से आता है, जब वो सालाना आदमी 1 करोड़ कमाता है तो 3 लाख रुपए मंदिर को देता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देते हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो देते हैं। ये उनकी मेहनत की कमाई वो देते हैं। ओके, तो ये उसको उठा-उठा के अगर आप गरीबों में बाँट रहे हो तो ये बात भी कोई सच नहीं है। उसका मंदिरों ने अच्छा विनियोग किया किया करना चाहिए, ये बात नहीं मैं नहीं समझ नहीं, सकता हूँ। बात सौरभ बांटने की नहीं है, बात बांटने की नहीं है, बात है कि वो आपसे पैसा लेकर हाँ। कह रहे हैं कि हम गरीबों में बांटेंगे। कौन गरीब? वो बांग्लादेशी और रोहिंग्यास, क्योंकि उन्हीं के उसी कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने दिया भी था कि इन हाँ, हाँ। गरीबों में बांटेंगे, इन लोगों में बांटेंगे। वो जो हमारी जमीन पर आकर हमारी बेटियों पे कब्जा कर रहे हैं, हमारे घरों पे कब्जा कर रहे हैं, उन्हीं को बांटेंगे। हुँ। राइट? तो येस, आप, येस। एंड इन द प्रोसेस हम थोड़े अमीर हो गए तो क्या बात, क्या बड़ी बात है। जी। हुँ। इस जैसे अभी अब या वो वाला पॉइंट रह गया कि अब इन्होंने गांधीज को छोड़कर अब ये सोनिया को टारगेट कर रहे हैं, और डीप स्टेट पर खुल्लम खुल्ला बात हो रही है जो कभी नहीं हुई आज के इतिहास में। जी सौरभ। डीप स्टेट पे बात करनी पड़ेगी, कहीं न कहीं तो बात करनी पड़ेगी। जब बात होगी तब कोई अलर्ट होगा। क्योंकि डीप स्टेट के तौर पर जो लोग अपने यहाँ काम करते हैं, देश भर में काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं कहीं न कहीं डीप स्टेट के लोगों को अलर्ट करने की बात है। कम से कम वो अपना काम खुल्लम-खुल्ला नहीं करेंगे, या उनकी जो कार्रवाई है, वो कहीं न कहीं सीमित हो जाएगी। तो ये डीप स्टेट कहाँ हो सकते हैं मैडम? डीप स्टेट कहीं भी हो सकते हैं। वो आपके बाज़ार में भी घूम सकते हैं, डीप स्टेट आपके एडमिनिस्ट्रेशन में भी हो सकते हैं, डीप स्टेट आपके स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने वाले भी हो सकते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी चीज़ें, ऐसी शक्तियाँ भारत में काम करती है और अपना काम बखूबी तरीके से निभाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मणिपुर में हो रहा है।
जो मणिपुर में हो रहा है, कुकी और मतई के बारे में हो रहा है, आप देखोगे उनके बारे में चर्च की क्या ख़यालात है, उनके बारे में वहाँ के लोगों के क्या ख़यालात है। वो स मुद्दा ये मुद्दा कोई हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन मुद्दा है या फिर कोई ज़मीन का मुद्दा है या कोई वहाँ ड्रग कार्टेल्स बहुत बड़े काम कर रहे हो, नार्को टेररिज़्म का वहाँ मुद्दा उछाला गया है। ये बात भी देखिए वहाँ नीचे बांग्लादेश है, जहाँ एक ज़माने में आईएसआई का हेडक्वार्टर तैयार होता था। आईएसआई का हेडक्वार्टर तो खत्म हो गया, पर वहाँ से होने वाली कार्रवाइयाँ खत्म नहीं हुई। तो डीप स्टेट जो है वो भारत के ऐसे इलाकों में काम करती है जहाँ आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कहीं न कहीं उनको एक चेतावनी देके उनके जो काले कारनामे हैं, उन्हें खींच के बाहर निकालना बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जैसे हमारे देश में ये हो चुका है, पहले भी हमारे स्टेट में डीप स्टेट के खिलाफ एक कार्रवाई हो चुकी है, अभी भी होती है। पर अभी मोदी जी देख रहे हैं, वो खुल के बोल रहे हैं और वो इस मामले में ये अपने अमेरिका का कोई भी प्रेसिडेंट हो, डोनाल्ड ट्रंप हो या जो बाइडेन हो, इनके बारे में अपने संबंध क्या है, इसके बारे में बिना कुछ कहे वो सीधा-सीधा वो इनको खींच के निकालने की कोशिश करेंगे। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरीके से कभी डीप स्टेट के बारे में बात नहीं होती थी, डीप स्टेट के बारे में बात होती थी यूट्यूब चैनल्स पे और वो भी हम लोगों ने अलग-अलग नामकरण किया हुआ था। पाताल लोक कहना, गहरा स्टेट कहना, गहरा पॉकेट कहना, डीएस कहना, अलग-अलग से क्योंकि फिर हम लोगों को रोका जाता था, हमारी बात आगे रखने से रोका जाता था। हुँ, जिस तरीके हुँ। से अब खुल्लम-खुल्ला नोबडी एल्स देन अर्नब गोस्वामी सीधे-सीधे आकर बात कर रहे हैं। किस तरीके से अब सुशांत सिन्हा, आप नेम द पीपल, प्रदीप भंडारी, आप सुधांशु त्रिवेदी, संबित पात्रा, निशिकांत दुबे, किरण रिजिजू, गौरव भाटिया, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पूरा बैटरी ऑफ या मैं बोलूँ कि पूरी लीडरशिप पूरी नीचे उतर आई है कि अब इनको एक्सपोज करके रहना है। अब इनको आईना दिखा कर रहना है और इस पूरे केस में टारगेट सिर्फ एक इंसान है जो लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। इट इज नॉट शहजादा, इट इज राजमाता। राजमाता। अभी शहजादे को डिस्कार्ड कर दिया गया है, डिस्क्रेडिट कर दिया गया है एंड ही इज आउट ऑफ द गेम। क्योंकि अगर लालू यादव कह रहे हैं भैया ऐसा है अब निकल लो पतली गली से, मतलब अपने स्टाइल में, ममता बनर्जी कह रही है आई एम गोइंग टू लीड द इंडिया अलायंस, बेटर यू क्विट, अपनी लाइन में, मतलब हम जो अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ही हैज बीन डिस्क्रेडिटेड आफ्टर लूजिंग 89 इलेक्शंस, ही हैज बीन डिस्क्रेडिटेड। तो इन सबके पीछे जो मास्टरमाइंड बैठी हुई है, जो एक खतरनाक महिला बैठी हुई है जिसने कम से कम 2 से 3 प्राइम मिनिस्टर्स जो कांग्रेस से बन सकते थे उन लोगों को निपटा दिया। इस तरीके की बहुत सारी बातें होती हैं, सिंधियास के बारे में बात होती है और जो राजीव गांधी के कॉम्पिटिटर्स थे उनकी बात होती है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार कैसे गिराई गई, कैसे खुद कांग्रेस की आला कमान बन गई, बाथरूम में लीडर को बंद करके, बताइए, जो कि कांग्रेस को हेड करने वाले थे। बहुत सारी कहानियां सभी व्यूअर्स जानते हैं, नहीं तो मेरे आप प्लीज प्लीज पीछे वाले वीडियोस देखिएगा। इस महिला ने, इस अकेली महिला ने क्या किया है, इन शॉर्ट समझाती हूँ सौरभ, और इसीलिए ये पूरी की पूरी जो बीजेपी की टीम है ये पूरी की पूरी एक साथ उतरी है। बताते हैं कैसे। ये एक महिला थी जिनके कनेक्शंस थे केजीबी के साथ में, भेजा गया था केजीबी के साथ में। उधर रशिया टूटा, रशिया टूटने के साथ ही इन्होंने अपनी अलायंस शिफ्ट कर ली, वेटिकन चर्च में है ये, शी इज अ प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन, अपनी अलायंस शिफ्ट की, साथ में आ गया सीआईए। देखिए जो प्रॉब्लम हमारे पास सिर्फ बांग्लादेश बॉर्डर की साइड पे थी, वो प्रॉब्लम हमारी जो हमारी सिर्फ पाकिस्तान बॉर्डर की साइड पे थी, वो हमारी बांग्लादेश पे भी आ गई। दोनों साइड पे हम फंस गए। नॉर्थ में चाइना के साथ इनकी क्या ट्रीटी हुई हमें नहीं पता, पर हम ट्रीटी तो दौलतबाग बेली एयरपोर्ट की बात होती है। उसके साथ साथ इन्होंने ऐसी ऐसी ट्रीटीज की, ऐसे ऐसे इन्होंने रेगुलेशंस रूल्स यूज किए कि हमारी मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज का भट्ठा बिठा दिया। इंपोर्ट हमारा सबसे ज्यादा, लोग बोलते हैं ना आप क्यों इंपोर्ट कर रहे हो चाइना से, आप क्यों इंपोर्ट कर रहे हो चाइना से, क्योंकि मैडम ऐसी लेगेसी छोड़ कर गई है कि उससे निकलने में कम से कम 15-20 साल लग जाएंगे। जो बैम्बूस जिसको हम घर की खेती समझते हैं, जिसके लिए हम कभी सोचते नहीं, उसके ऊपर टैक्स लगने लग गए। ये महिला ने हमें चारों तरफ से घिरवाया, नेपाल से दुश्मनी करा दी, नेपाल के मंदिर में नहीं जाने दिया। आप प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन हो, हम अपने पुजारी को भेज के आपके आपके चर्च के अंदर पूजा करवाएं तो आपको पसंद आएगा? वहां दुश्मनी ले ली। श्रीलंका में प्रॉब्लम हो गई, बांग्लादेश अभी आप देख रहे हो पाकिस्तान के साथ। पी चिदम्बरम ने बकायदा, हाउ वाज पी चिदम्बरम अ पार्ट ऑफ द आरबीआई के अंदर, किस तरीके से फेक नोट करेंसी पहुंची हुई थी, आप मेरा वीडियो जरूर जाकर देखिएगा। कैसे स्विस की एक कंपनी के पास जहां पर पाकिस्तान का नोट छपता था वहीं पे भारत का नोट छपने लग गया, जरा वो डिटेल पढ़िए। इस महिला ने, इसी वजह से, एंड शी इज अ पार्ट ऑफ गहरा राज्य, इसमें कोई डाउट नहीं है, शी इज अ पार्ट ऑफ इट। सोरोस के साथ कनेक्शन तो बहुत छोटी सी बात है,
पंजाब में पूरा का पूरा क्रिश्चियनिटी होने लगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, जितना भी ट्राइबल बेल्ट है, आंध्रा के पार्ट्स हो गए, आपके गढ़चिरौली जो है अपना महाराष्ट्र का पार्ट हो गया, पूरा का पूरा नक्सल डोमेन में कैसे आ गया? थैंक्स टू हर। कन्वर्जन्स कैसे होने लगी, कैसे अचानक से अर्बन नक्सल्स इतने पावरफुल हो गए कि वो हमको धमकियां देने लगे? कैसे? थैंक्स टू हर। इसी वजह से, इसी कारण से पूरी की पूरी टीम उतारी है। उनको पता है कि वो एक आसान महिला से नहीं लड़ रहे हैं, और वो आसान महिला अकेले नहीं है, उनके पीछे खड़ा है पूरा का पूरा एक गहरा राज्य जो उनके हर वक्त खड़ा रहता है। लोगों को लगता है सीए और ये तो छोटे छोटे हैं जो ये मतलब बोलते हैं ना ट्रेलर है जो ये कर सकते हैं, वो तो ऐसे टाइम पास करने के लिए लॉन्च कर देते हैं। वो अभी उसको प्रैक्टिस करने के लिए ना, पिंकी दीदी को प्रैक्टिस करने के लिए कुछ एक प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं। ये जो चीजें हुई हैं, इसीलिए अब इनकी स्ट्रैटेजी जो है डिफेंस से ऑफेंस पर आ गई है। क्योंकि अब यहां पर समझने वाली बात है सौरभ, लोगों का प्यार हासिल है उन्हें। मोदी को पता है कि लोग मेरे साथ हैं, मुझ पे विश्वास करते हैं, मुझे समझते हैं अब। और मेरे साथ जो टीम ऑफ लीडर्स हैं हर स्टेट में, चाहे आप योगी आदित्यनाथ की बात करें, हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करें, उधर धामी की बात करें, इधर फडणवीस है, इधर शिवराज सिंह चौहान है, राइट? जो टीम ऑफ लीडर्स उन्होंने तैयार किया, अब वो समझ रहे हैं कि ये जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हो चुके हैं। इसलिए अब उन्होंने स्टाइल को एग्रेसिव फॉर्म में ले आए हैं, एक्सेलरेटर पे पैर रख दिया है अपना। अब अलग तरीके की राजनीति शुरू करेंगे, और अब वो राजनीति शुरू करेंगे जिससे देश का भला हो। और देश का भला तब हो सकता है जब हिंदुओं का भला हो। देश आगे तब बढ़ सकता है जब हिंदू हो। नहीं तो पाकिस्तान में भी हिंदू थे, मेरे ख्याल से 25% थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अफगानिस्तान में यस। भी अच्छी खासी हिंदू पॉपुलेशन थी, बांग्लादेश में अभी देख रहे हैं हम। और बांग्लादेश का मैं ये बता दूं जाते जाते लोगों को, अगर लोगों को लग रहा है कि यूनुस जीत गए हैं, वेट फॉर सम टाइम। ये चिकन नॉक वाली जो पूरी प्रॉब्लम है ना, एक साथ निपटेगी। जस्ट कुछ समय की बात है, थोड़ा धीरज रखिए, क्योंकि जब बात जियो पॉलिटिक्स की होती है, इट इज नॉट मैगी नूडल्स, इट इज नॉट वन टाइम स्टेटमेंट। यहाँ पर बहुत सोच समझ कर कदम रखना पड़ता है। लोग बात करते हैं चिकन नेक की, तो चिकन नेक सिर्फ क्या भारत का ही है? वहां पे क्या बांग्लादेश का चिकन नेक नहीं है? वहां पे चाइना का चिकन नेक नहीं है? जरा मैप उठाकर देखिए, तीनों कंट्रीज के वहां पे। और सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पर किसका होगा? बांग्लादेश तो गया तेल लेने, सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पर होगा चाइना का, चाइना का। क्योंकि चाइना भी फंसेगा इसमें। और चाइना में अभी जो सिचुएशन है वो पंगा लेने की पोजीशन में नहीं है। तो मैं अगर व्यूअर्स के लिए समराइज करूं, डीप स्टेट को जिस तरीके से इन्होंने टारगेट करना शुरू किया, ऑफेंस पर खेलना शुरू किया, और भाई लोग हैं अपने, उधर रशिया में पुतिन है, इधर ट्रंप आने वाले हैं, शी जिनपिंग भी बैकफुट पे चले गए, एटलीस्ट मौके की नजाकत को देखते हुए। उनको पता है कुछ नहीं, और नेबर्स हमारे ऑलरेडी उनको ये समझ में आ गया, भारत के अलावा कोई और देश है नहीं जो उनकी मदद करेगा, क्योंकि सब ने अपना गुड़ गोबर करके देख लिया। श्रीलंका ने कर लिया, नेपाल ने कर लिया, बांग्लादेश ने भी अब कर लिया, पाकिस्तान देख ही रहा है, सारी कंट्रीज देख चुकी हैं कि हम जो कर सकते थे हमने सब कर लिया है, लौटकर हमें भारत के पास ही आना है मदद के लिए, बड़े भाई की मदद के लिए। तो डीप स्टेट की जाते बात कर जाते ले आप, की बात कर ले आप, जा- इन्फिल्ट्रेशन की बात कर ले आप, गांधीज की बात कर ले। आई थिंक अगर गांधीज यहाँ से पैकअप करके इटली चले जाए, मैं बोलती कोई आइलैंड वाइलैंड खरीद ले, तो देश ज्यादा सुखी, समृद्ध और शांत होगा। और उसी की तैयारी में ये लोग लगे हुए हैं। जी सर। जाते जाते व्यूअर्स को सिर्फ मैं एक बात कहना चाहूंगा, डीप स्टेट ये कर क्या सकते हैं। आप थिएटर्स में और अपने टीवी सेट में मूवीज कौन से देखोगे, ये भी एक डीप स्टेट ही डिसाइड करते हैं। इनका एजेंडे होते, कभी इसके बारे में बात करें। ये बॉलीवुड, ड्रगीवुड, इस्लामी या फिर कोई उर्दू की बात नहीं है। इन मूवीज के बनने में भी कोई एक बहुत बड़ा तरीके से, बहुत बड़ा एक उसे क्या कहते हैं, एक मोटिवेशन होता है, एक मोटिव होता है ऐसे मूवीज बनने में और लोगों को दिखाने में। कभी इसके बारे में अलग से बात करते हैं, कैसे मूवीज बनाए गए थे इनके जमाने में और आज भी बनते हैं। कम से कम हमारे पास कोई ना कोई चॉइस तो है, तब चॉइस भी हो तो हमारी थिंकिंग ही वैसी हो जाती थी। कभी बात करते हैं इसके बारे में, कैसे मूवीज बनाए जाते हैं। जी, एजेंडा थैंक यू मूवीज। सो मच सौरभ। इट वाज हाँ, ये बात तो भूल ही गए, नीति नहीं शुरू हुई। ये वाला पॉइंट थैंक यू फॉर रेजिंग। बॉलीवुड अचानक से पूरा टर्न अराउंड हो गया है। अब साबरमती बन रहा है, कांतारा बन रही है, कश्मीर फाइल्स बन रही है, केरला फाइल्स बन रही है, दिल्ली फाइल्स की अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये मोदी की राजनीति तो है जो ये नया चेंज आ रहा है। देखिए, उनको तबाह कर सकते पहले रंग दे बसंती बनती थी। हैं। पहले रंग दे बसंती कुल्लम बनती। कुल्ला नक्सलाइट था वो, कल कुल्लम कुल्ला नक्सलाइट थी रंग दे बसंती। हैदर, आप हैदर को कैसे भूल गए? हैदर बनती थी, हैदर बनती थी बताइए। पहले। तो ये तो हेमलेट में नीति। घुला के उन्होंने हैदर बनाई।
और देशभक्ति की आड़ में रंग दे बसंती बनाई जो पूरी की पूरी नक्सली थी। गायत्री जी, मैं आपको एक सिर्फ बात पूछना चाहूंगा, कोई नेता पकड़ के देखे, कोई नेता, और आप 20-22 साल की हो, 25 साल की हो, और कोई भी नेता पकड़ के देखिए, आप जब 25 साल की थी तब कोई नेता रहेगा जो आपका बिल्कुल नापसंद नेता रहेगा आपको, आप जो उससे नफरत करती होगी। कभी कभी सोचा आपने गन लेके इसको मार दूं? कभी दिमाग में आया ये कैसे नेवर। करके दिखा सकते हैं? रंगदे बसंती में वो दिखाया था, ये सीधा हैदर देख सीधा लीजिए, टारगेट ये लाठी था। ये पॉइंट, थैंक यू सौरभ वाइल वाइंडिंग, आपने ये पॉइंट बहुत अच्छा रेज किया। ये इनकी नीति थी। देखिए, एक चीज और है मोदी जी का, वो डिस्ट्रक्शन में बिलीव नहीं करते हैं, वो कंस्ट्रक्शन में बिलीव करते हैं। वो चीजों को खत्म करने की बजाय चीजों को उनकी आइडियोलॉजी को चेंज करने में भी बिलीव करते हैं। शैला रशीद गाली देती फिरती थी, आज की डेट में प्रोग्रेसिव इन्फ्लुएंसर बनी हुई हैं, देश की तरक्की की बातें कर रही हैं। इस तरीके का हो रहा है। अब बॉलीवुड देख लीजिए, बॉलीवुड में आज की डेट में दे आर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मूवीज। इसको ये बर्बाद करना होना बहुत पड़ेगा आसान मैडम जी। साबरमती एक्सप्रेस जो आई और उसमें एक बहुत होनहार कलाकार था, विक्रांत मैसी करके। विक्रांत मैसी के अगले जो 2 मूवीज है उसके लास्ट मूवीज रहेंगे, ही हैज डिक्लेयर्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द मूवीज। है। याद है यस, आपको? बॉलीवुड को भी एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ही डज नॉट बिलीव इन डिस्ट्रॉइंग थिंग्स। 20 से 30 हजार करोड़ की और 1.5 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है, उसको बर्बाद करना बहुत आसान था। थिएटर्स वैसे ही बंद हो रहे हैं आज की डेट में, बट उनको स्टॉप कर कर, सैनिटाइज कर कर, चेंज करना, लाखों लोगों की जिंदगी है, रोजी रोटी है वहां से जुड़ी हुई, वो ज्यादा बेटर है कंपेयर्ड कि आप उसको पूरा खत्म कर दें और फिर दूसरी जगह नया कर। ये ना ऐसा है जैसे एक महल हो, महल के अंदर गुंडे घुस आए हो, महल के अंदर ये दलाल घुस आए हो, तो महल को गिराने की बजाय उन लोगों को बाहर निकालना जरूरी है ना, उन चूहों को। तो True. उनकी जो फिलॉसफी है वो ये है कि सैनिटाइज करो, चेंज अराउंड करो, रादर देन डिस्ट्रॉय करो। सो अब उस पर ज्यादा एग्रेशन से काम हो रहा है। दिस इज मोदी 3.0। लोगों को लगता है वीक हो गए हैं ना, सवाल ही नहीं उठता है। ही नोज हिज गेम टू वेल देन पीपल टू अंडरस्टैंड, देन पीपल टू अप्रीहेंड। हम लोग भी जो बातें कर रहे हैं वो हम बाहर से कर रहे हैं, पर वो चेस मूव्स जो वो खेलते हैं, आई थिंक people are really these people are really ahead of their times. Thank you so much Saurav for joining. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड यू मस्ट contribute, you must subscribe, you must share the video so that information can spread. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।